नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं आप सभी बढ़िया से होंगे। और चलिए आज की क्लास में आप सभी के साथ फिर से मिलकर के एक बार जीएस की क्लास में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विजय ग्लोबल स्टडीज एक तेजी से उभरता हुआ प्लेटफॉर्म है जिस पर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम बहुत सारी चीजें लेकर के आ रहे हैं। हमारा अपना टेलीग्राम चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, जिसका नंबर यहाँ पे दिया गया है। जो नए बच्चे जुड़े हैं वो उसको जान सकते हैं, पहले वाले तो जान ही रहे हैं। इसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसको कि स्कैन करके विदाउट स्पेस @विजय ग्लोबल स्टडीज, इसको आप जब लोड करेंगे तो आपको फ्री नोट्स मिलेंगे, उस पर फ्री पीडीएफ्स मिलेंगी, क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आपको इसको ज्वाइन करना होगा। और ये हमारा विजय ग्लोबल स्टडीज का ऐप है जिसे कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसके लिए हम परफॉर्म कर रहे हैं सबसे संबंधित चीजें आपको मिलेंगी और आप अपने पसंद की कोर्स को सेलेक्ट करके आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिस पर आकर के आप अपना जो है ज्वाइन कर लेंगे। जब व्हाट्सएप चैनल को भी, इसमें भी विजय ग्लोबल स्टडीज के नाम से है, तो आपको सभी प्रकार के अपडेट्स मिलेंगे, डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। आप तमाम इंक्वायरी भी इस पर कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और इसके लिए इसको ज्वाइन करना होगा। चलिए चलते हैं अपनी क्लास पे। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है, ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है? ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है? उच्च कार्बन उत्सर्जन के लिए जाने जाने वाले उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करके, पर्यावरणीय प्रभाव की परवाह किए बिना प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को प्रोत्साहित करके, जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं को वित्त पोषित करके और वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा करके। इसमें से आप विचार करिए कि ग्रीन फाइनेंस किस तरह के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समर्थन करता है। अब विचार करिए, पहले पे उच्च कार्बन उत्सर्जन के लिए जाने वाले उद्योगों के विकास को अगर प्रोत्साहित करेगा तो फिर ग्रीन फाइनेंस नहीं हो सकता, है ना? ये गलत है। पर्यावरणीय प्रभाव की परवाह किए बिना प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को प्रोत्साहित करके, ये भी गलत है। पर्यावरणीय प्रभाव की परवाह तो करता ही है ग्रीन फाइनेंस, है ना? ये भी गलत है। जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं को वित्त पोषित करके, जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं को भी वित्त पोषण नहीं करेगा, क्योंकि जीवाश्म ईंधन से ही बहुत सारे प्रदूषण करने वाले तमाम गैसेज निकलती हैं, है ना? तो बचता कौन सा है? पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा करके, जो कि पर्यावरण के अनुकूल हैं, जो वो परियोजनाएं जिनसे पर्यावरण का नुकसान नहीं होता है, जिससे प्रदूषण कम होता है, ऐसी परियोजनाओं को ग्रीन फाइनेंस जो है वो सपोर्ट करता है ना? ग्रीन फाइनेंस का मतलब ही है कि पर्यावरण के अनुरूप, है ना? चलिए, भारत का सबसे बड़ा वन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गिरि राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसमें से आप उत्तर दीजिए कि सबसे बड़ा वन, सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो सबसे बड़ा वन हमारा है सुंदरबन। कौन सा वन है? सुंदरबन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लट्ठमार होली उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है? उत्सव का समय भी आ गया है और आपको जानना चाहिए कि जो लट्ठमार होली होती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। तो लट्ठमार होली जो है वो बरसाना की प्रसिद्ध है। कहाँ की? बरसाना की, है ना? वृंदावन में भी नहीं होती है, मथुरा में भी नहीं होती है, आगरा में भी नहीं होती है। लट्ठमार होली वो कहाँ की है? बरसाना की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? प्रयागराज, अंबेडकर नगर, गोरखपुर या अयोध्या? बताने का प्रयास करिए। तो देखिए, जो
उत्तर प्रदेश का ट्रैफिक पार्क है पहला, ये प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से प्रयागराज में पहला ट्रैफिक पार्क खोला गया है, जिसमें ट्रैफिक से संबंधित तमाम जानकारियां व्यवस्थित की गई है। और वो जो भी ट्रैफिक के नियमों से अनअवेयर है, जिनको जानकारी नहीं है, उनके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से, खास करके बच्चों के लिए, और उसमें बड़े लोग भी जा सकते हैं, लेकिन वो खास करके बच्चों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देने के लिए डेवलप किया गया है। और किसके द्वारा डेवलप किया गया है? प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीडीए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीएमजेडीवाई कब लॉन्च हुई? पीएमजेडीवाई का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लॉन्च की गई बताइए? तो ये 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई। कब लॉन्च की गई? 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई। और इसमें जो है जीरो बैलेंस अकाउंट खुलता है। ये खास करके गरीबों के लिए है, जिनके पास वो क्षमता नहीं है कि जो एक निश्चित बैंकिंग के लिए आवश्यक धनराशि मेंटेन कर सके, ऐसे लोगों के लिए जो है ये खाता खोला गया है। और इसके साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना में ये प्रधानमंत्री जनधन योजना में 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी मिलता है, अगर वो खाते का संचालन ठीक ढंग से करता है, 6 महीने में एक बार भी लेन देन किया है, और उसके बाद अगर उसको कुछ दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ वगैरह हो जाता है, तो उसको इसी खाते के आधार पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत, जिसके लिए उसको जो है 18 रुपए कटते हैं, और ये 18 रुपए पर उसको साल भर के लिए एक्सीडेंटल डेथ पे 2 लाख रुपए मिलता है ना। तो यहाँ पे देखिए पीएमजेडीवाई कब लॉन्च हुई? तो पीएमजेडीवाई 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव और चीन। तो देखिए बांग्लादेश भी भारत के साथ सीमा साझा करता है, म्यांमार भी भारत के साथ सीमा साझा करता है, चीन भी भारत के साथ सीमा साझा करता है, अफगानिस्तान भी भारत के साथ सीमा साझा करता है, पाकिस्तान भी भारत के साथ सीमा साझा करता है, जबकि ये मालदीव जो है वो भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई? भारत में ब्रिटिश औपनिवेशवाद कब से शुरू हुआ? तो वो प्लासी के युद्ध से हुआ। कब से हुआ? प्लासी के युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव है। उच्च कार्बन उत्सर्जन, बढ़ी हुई हरियाली, वायु प्रदूषण में कमी, या पानी की गुणवत्ता में सुधार। विचार करिए और बताने का प्रयास करिए। देखिए शहरीकरण का महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव, जब शहरीकरण होगा तो शहरीकरण में आप जानते हैं बहुत सारी सड़कें होंगी, बहुत सारी गाड़ियां होंगी, और बहुत सारे उसमें कारखाने लगेंगे। तो इन सब चीजों का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा कि जो कार्बन उत्सर्जन है, जो प्रदूषण बढ़ाने वाली गैसें हैं, उनका उत्सर्जन ज्यादा होगा। तो यही सबसे बड़ा प्रभाव है। देखिए उच्च कार्बन उत्सर्जन, शहरीकरण के फलस्वरूप उच्च कार्बन उत्सर्जन होता है। क्यों? कि शहर में देखिए मोटर गाड़ियों से तमाम धुआं निकलता है, उसके बाद कारखाने हैं, ठीक है, ऐसे
शहर में जो भी चीजें होती है उसमें ज्यादातर उच्च कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होती हैं, जिसकी वजह से यही सही होगा। देखिए, शहरीकरण से हरियाली में बढ़ोतरी नहीं आती, ठीक है, और शहरीकरण से वायु प्रदूषण में कमी नहीं आती, क्योंकि वायु प्रदूषण में कमी के कोई काम ही नहीं होता है, इसलिए इसमें भी कमी नहीं आती। और पानी की गुणवत्ता में सुधार भी नहीं होता। शहरीकरण से क्या होता है कि देखिए अभी क्या है कि लोग वो सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह जो करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग सीवेज को सीधा बोरवेल में डाल देते हैं, बोरवेल में कनेक्शन देते हैं, तो उससे क्या होता है, पानी की गुणवत्ता भी दूषित होती है। क्यों कि शहरों में लोगों के पास जल निकासी के पर्याप्त साधन सबके पास नहीं है ना, तो ऐसे में ये पानी की गुणवत्ता में भी कमी आती है। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ, शहरीकरण से जो एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव होता है वो क्या है, उच्च कार्बन उत्सर्जन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेंसवेयर शब्द का अर्थ है किसी नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच, उपयोगकर्ता की गतिविधियों पर नजर रखने वाला मैलवेयर, या एक प्रकार का फिशिंग हमला, या एक ऐसा मालवेयर जो फाइलों को इनक्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है। तो देखिए ये रेंसवेयर यही है, एक प्रकार का मालवेयर है। मालवेयर है मतलब एक प्रकार का ऐसी प्रोग्रामिंग फाइल है जो कि आपकी जिस पे अटैक होता है उस कंप्यूटर की फाइल को इनक्रिप्ट करता है, डिकोडिंग करता है, डिकोडिंग करने के बाद उसमें जो है घुस करके फिरौती की मांग करता है। रेंसवेयर क्या है, एक मालवेयर जो फाइलों को इनक्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी किसके द्वारा लिखी गई है, बताइए, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा, या जयशंकर प्रसाद के द्वारा, या प्रेमचंद के द्वारा, या महादेवी वर्मा के द्वारा। तो सदगति पुस्तक जो है, सतगति पुस्तक जो है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, और इसी पे इसी नाम से पिक्चर भी बनी है जिसके निर्माता सत्यजीत रे थे। कौन थे, सत्यजीत रे। सत्यजीत रे ने प्रेमचंद की लिखी हुई पुस्तक सदगति पर एक पिक्चर बनाई है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। इसमें से बताइए किसको भारत रत्न नहीं मिला है। देखिए, पीवी नरसिम्हा राव को भी मिला है, चरण सिंह को भी मिला है, लाल बहादुर शास्त्री को भी मिला है। पीवी नरसिम्हा राव और चरण सिंह को एक साथ भारत रत्न पुरस्कार मिला है, लाल बहादुर शास्त्री को बहुत पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था। तो मनमोहन सिंह जी ही ऐसे हैं जिनको कि भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में प्रथम जनगणना किस शासन के समय आयोजित की गई थी। प्रथम जनगणना लॉर्ड लिटन के समय, लॉर्ड सर जॉन लॉरेंस के समय, या लॉर्ड मेयो के समय, या लॉर्ड ऑकलैंड के समय। तो प्रथम जनगणना जो है वो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। ठीक है, और प्रथम व्यवस्थित जनगणना वो लॉर्ड लिटन के समय में हुई थी। तो इसमें व्यवस्थित नहीं पूछा है, इसमें आपसे यही पूछा प्रथम जनगणना किसके समय में हुई थी। आपको उत्तर देना है कि भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक, किसका अर्थ किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना है। बताइए, इसमें 3-4 शब्द हैं, स्पैम है, हैकिंग है, वेब हाईजैकिंग है और फिशिंग है। तो देखिए, हैकिंग का जो मतलब होता है यह होता है किसी भी व्यक्ति की वेबसाइट पर जाकर के बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। लेकिन अगर वेबसाइट पे जा रहा है तो उसको जो है
देखिए वेब हाईजैकिंग बोला जाता है, लेकिन वेब हाईजैकिंग वो शुद्ध शब्दावली नहीं है कंप्यूटर की, ठीक है। कंप्यूटर की जो शुद्ध शब्दावली है उसको हैकिंग ही बोलते हैं, ठीक है। किसी की वेबसाइट को हाईजैक कर लेना उसी को ही हैकिंग बोलते हैं, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है? तीस्ता नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या गंगा नदी? आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो विवाद का कारण बना है वो तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी पर ही भारत और बांग्लादेश के बीच में जल बंटवारे को लेकर के विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ बताइए। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ बताने का प्रयास करिए। प्रथम विश्व युद्ध जो है वर्ष 1914 में शुरू हुआ, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1914 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? द्रविड़ सभ्यता, वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता? बताने का प्रयास करिए। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम द्रविड़ सभ्यता के नाम से जानी जाती है, या वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है, या आर्य सभ्यता के नाम से जानी जाती है, या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को ही किस नाम से जानते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। भारत में जीएसटी के जनक कौन कहे जाते हैं? भारत में जीएसटी के जनक अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह? देखिए भारत में अटल बिहारी वाजपेयी के समय ही जीएसटी के संदर्भ में ये कहिए कि जीएसटी की नींव पड़ी थी, इसीलिए जीएसटी के जो जनक कहे जाते हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहे जाते हैं। इन्हीं के शासनकाल में जीएसटी के संदर्भ में बातें शुरू हुई थी, है ना। तो जीएसटी को आप लोगों को बताया गया है कि जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। जीएसटी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एसजीएसटी आपको बताया गया है, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी, है ना। तो एसजीएसटी क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में जीएसटी के जनक ये हो गया, है ना। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट के समान फ्लिपकार्ट की अवधारणा फ्लीट्स की अवधारणा प्लेस की? ठीक है, देखिए बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और लिंक्डइन है, टिकटॉक है और ट्विटर, या इसको एक्स है, अब एक्स भी बोलते हैं, ट्विटर। आज की डेट में अगर बोले तो अनगिनत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। इसमें आप एक क्वेश्चन हो सकता है
कि एक बढ़िया सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंडियन डेवलप्ड बताइए, भारतीय विकसित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो कू, KOO, कू जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारतीय तरीके से डेवलप किया गया है और ये व्हाट्सएप के जैसा है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट के समान, देखिए स्नैपचैट भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, स्नैपचैट। अब आप लोगों को दिक्कत होगी इतने सारे नाम याद रखने में, लेकिन आप जानते होंगे, आप फेसबुक जानते हैं, आप व्हाट्सएप जानते हैं, आप टिकटॉक जानते हैं, ट्विटर से आप परिचित नहीं होंगे और स्नैपचैट से भी आप परिचित नहीं होंगे, लेकिन ये फेसबुक के जैसा ही है प्लेटफॉर्म जिसपे कि सभी लोग एक सोशल मीडिया पे अपना कम्युनिटी बनाते हैं और उसी कम्युनिटी में आपस में विचारों की शेयरिंग करते हैं, विचारों का लेन देन करते हैं। तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म जो सुविधा उपलब्ध कराते हैं वो क्या है, अगर आप चाहें तो अपना टेक्स्ट भेज सकते हैं, आप चाहे तो अपना वीडियो भेज सकते हैं, आप चाहे तो PDF फाइल्स भेज सकते हैं, मतलब जो कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं। तो ये पहले जो है ट्विटर में, ये जिसको एक्स बोल रहे हैं, एक्स में पहले ये सारी सुविधा नहीं थी, वो उसमें आप एक लिमिटेड फोटो भेज सकते थे और लिमिटेड टेक्स्ट भेज सकते थे। बट आज की डेट में ये जो है इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट के जैसा ही, इस पे आप वीडियो भी भेज सकते हैं, इस पे आप ऑडियो भी भेज सकते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से इसकी जो अवधारणा जो पेश की है वो ट्विटर ने की है, ठीक है। की न्यूज शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों की श्रेणी में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। की न्यूज शब्द जो है विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों की श्रेणियों में विभाजित करके उसकी जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। तो वो परिकल्पना परीक्षण कहलाती है, या विश्लेषण कहलाती है, या प्रतिदर्शन या नमूना लेना होता है, या माप होता है। आपको बताना है इसमें सही क्या है। तो ये देखिए माप से संबंधित है, क्या है, मेजरमेंट से संबंधित है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वातंत्र्य या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। वाक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, बताइए, बताने का प्रयास करिए। देखिए इसमें अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार की स्वतंत्रता तय की गई है, तो कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता निर्धारित की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं। देखिए हीरे को तराफा जाता है, हीरे की पॉलिशिंग होती है, हीरे की घिसाई होती है ना। और अपने यहाँ एक लोगों में कॉमन रोजगार का अवसर भी है, लोग हीरे की फैक्ट्री में कहाँ जाते हैं, सूरत जाते हैं। तो ये इसका आंसर इसी में आ गया। भारत के किस शहर में दुनिया के 90% हीरे संसाधित होते हैं। मुंबई में होते हैं, जयपुर में होते हैं, बड़ौदा में होते हैं, या सूरत में होते हैं। तो देखिए 90% जो पूरे विश्व के हीरे का जो प्रोसेसिंग है वो कहाँ होता है, सूरत में होता है। सूरत जो है इसी के लिए फेमस है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण है, बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण कितना है। 23.42%, 22.07%, 17.80% या 21.05%। तो आपको जानकारी, ये फैक्चुअल है, इसको आपको कोई कंसेप्ट इसमें नहीं होगा, ये आपको रटना पड़ेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो
भारत का वनावरण है वो 21.05% है, 21.05%। और सबसे ज्यादा जो वनावरण का क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ साहित्य, संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है? ऐसा कौन सा भारतीय साहित्य है जिसमें कि नाटक और नृत्य, संगीत सबसे जुड़ी चीजें हैं? तो देखिए, मनुस्मृति नहीं है। मनुस्मृति जो है वो राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, वेद जो है वो धार्मिक पुस्तक है। ठीक है, अर्थशास्त्र भी जो है वो राज व्यवस्था से जुड़ा है, राज्य व्यवस्था से जुड़ा है और आर्थिक मामलों से संबंधित है, आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है। ठीक है, और नाट्य शास्त्र जो है ये भारतीय पुरातन ग्रंथ है जिसमें कि संगीत के संदर्भ में, नृत्य के संदर्भ में और नाटक के संदर्भ में लेख लिखा गया है। और ये भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है, भरत मुनि के द्वारा, है ना। अगर पूछा जाए कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है तो भरत मुनि की रचना है। कितने अध्याय हैं? 76 अध्याय है, 76, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD क्या है? बताइए। 25वां अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण IBRD संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, वैश्विक बैंकिंग प्रणाली का नियामक संगठन, विश्व बैंक समूह का एक सदस्य, माइक्रो फाइनेंस संस्था क्या है? बताने का प्रयास करिए। आप लोग बताने का प्रयास करिए, थोड़ा सोचिए, समझिए। हाँ, ये विश्व बैंक समूह का एक सदस्य है। क्या है? विश्व बैंक समूह का एक अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक जो है वो विश्व बैंक समूह का एक सदस्य है जो कि पुनर्निर्माण और विकास से संबंधित है वैश्विक लेवल पे, है ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरित क्रांति में मुख्य रूप से शामिल थे क्या? हरित क्रांति में मुख्य रूप से उन्नत किस्म के बीज हैं या जैविक खेती है या पारंपरिक बीज है या केवल रासायनिक उर्वरक है? तो देखिए, जो हरित क्रांति का मुख्य रूप से उद्देश्य रहा वो क्या था? SYVS, हाई यील्डिंग वेराइटीज, है ना, हाई यील्डिंग वेराइटीज। हाई यील्डिंग वेराइटीज का मतलब है उन्नत किस्म के बीज जिनकी की पैदावार ज्यादा हो, जिनकी प्रतिरोध, देखिए उन्नत किस्म होता क्या है? जिसकी रोग प्रतिरोध शक्ति ज्यादा हो, बीमारी कम पकड़े फसल में, रोग प्रतिरोध शक्ति ज्यादा हो और पैदावार क्षमता ज्यादा हो। ठीक है, और उसकी चीज क्या पैदावार हो? देखिए, पानी की कमी को भी वो झेल सके, है ना। इतना ज्यादा वो सक्षम हो कि पानी की कमी पड़ जाए, कोई एडवर्स कंडीशन पड़ जाए तो ऐसी फसल वो झेल सके, तो वो कौन सी होती है? हाई यील्डिंग वैरायटी या उन्नत किस्म के बीज होते हैं, जिसकी वजह से हरित क्रांति में ड्रामेटिक चेंज हुआ, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समस्या के बारे में अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन में नियम लागू
करने वाला अनुसंधान क्या कहलाता है? बताइए, समस्या के बारे में हाँ क्या कहा जाएगा? व्यवहारिक अनुसंधान, अन्वेषणात्मक विश्लेषण, क्रियात्मक अनुसंधान या प्रायोगिक अनुसंधान? बताइए क्या होगा? सोचिए। इसको बोलते हैं व्यवहारिक अनुसंधान या प्रैक्टिकल। क्या होगा? समस्या के बारे में ज्यादा स्पष्ट विचार करने के लिए फील्ड स्टडी या केस स्टडी, है ना। जब कोई भी समस्या की जानकारी हमको प्राप्त करना है, प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? उस फील्ड में जाते हैं। जाने के बाद वहां पे जो एक्चुअल स्थिति है, वास्तविक स्थिति से हम परिचित होते हैं। तो ऐसे इस प्रकार के रिसर्च को क्या बोलते हैं? व्यवहारिक अनुसंधान। क्या बोलते हैं? व्यवहारिक अनुसंधान। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मणिपुर या आंध्र प्रदेश? बताइए, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है वो मणिपुर में है। कहां पर है? मणिपुर में है। मणिपुर में क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय है ना। चलिए, आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और शासन को कैसे संबोधित करती है? आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और शासन को कैसे संबोधित करती है? आर्थिक विकास पर ध्यान देकर, नीतिगत सहयोग देकर, प्रतिबंध लगाकर या केवल वैज्ञानिक अध्ययन करके? बताइए। देखिए, आर्कटिक जलवायु परिषद जो है वो एक परिषद है जो डेवलप की गई है, जिसमें एक कमेटी बनती है और वो कमेटी रिसर्च करती है, साइंटिफिक रिसर्च करती है, वैज्ञानिक ढंग से देखती है कि किस चीज से आर्कटिक क्षेत्र पर असर पड़ रहा है, आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ क्यों पिघल रही है ना। आर्कटिक क्षेत्र के बर्फ के पिघलने के तमाम कारणों का जो वैज्ञानिक अध्ययन करके पता लगाती है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है और वो शासन को रिपोर्ट करती है ना। तो वो क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च करती है आर्कटिक परिषद कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, है ना। तो उसको जो है शासन को फिर वो रिपोर्ट करती है। तो कैसे करती है? उसका साइंटिफिक रिसर्च करके या वैज्ञानिक अध्ययन करके, है ना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत इजी सवाल है, आप लोग को जानना चाहिए। ये भी देखिए फैक्चुअल है, इसमें कोई सेंस की बात नहीं है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन, शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रतिभा पाटिल। तो देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानवाधिकार में शामिल है, ह्यूमन राइट्स में शामिल है क्या? अधिकार और कर्तव्य, स्वतंत्रताएं और दायित्व, स्वतंत्रताएं और विशेषाधिकार, अधिकार और विशेषाधिकार। तो देखिए, मानवाधिकार में आपके अपने अधिकार तो शामिल हैं, है ना। इसके साथ साथ आपका एक दायित्व ये भी है कि अगले आपके साथ जो व्यक्ति है उसके अधिकार का हनन ना हो। तो ये किस में आता है? ये कर्तव्य में आता है ना। मानवाधिकार में आपका अधिकार तो शामिल है ही है, लेकिन आपका एक कर्तव्य भी शामिल है कि किसी भी आपके सामने वाला जो बंदा है उसका अधिकार का हनन ना हो। अतः मानवाधिकार में अधिकार और कर्तव्य दोनों शामिल हैं। स्वतंत्रताएं और दायित्व उसी में आ गया, स्वतंत्रताएं और विशेषाधिकार भी उसी में आ गया, है ना। अधिकार और विशेषाधिकार भी उसी के पार्ट्स है ना। तो मानवाधिकार में क्या क्या शामिल है? आपका अधिकार है मानव से संबंधित जो, वो सब शामिल है, और आपका अन्य मानव के प्रति जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, वो भी शामिल है। चलिए, स्पेस एक्स की सह स्थापना किसने की?
स्पेस एक्स जो है ये एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, प्राइवेट, है ना। बहुत सारी जो अभी तक स्पेस से जुड़ी, स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी संस्थान हैं उसमें ज्यादातर जो है वो गवर्नमेंट है, लेकिन ये अमेरिकन कंपनी स्पेस एक्स है और ये टोटली प्राइवेट है। और किसके द्वारा किया गया है? ये एलन मस्क के द्वारा, एलन मस्क के द्वारा इसकी डेवलपमेंट की गई है और ये भी अंतरिक्ष से संबंधित रिसर्च पे काम करती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंकटाड का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? अंकटाड का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉमन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनिवर्सल नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसमें देखिए यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये जो है अंकटाड का फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये क्या करता है कि वैश्विक व्यापार का नियमन करने के लिए एक जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित होती है जो कि व्यापार विकास पे काम करती है ना। अंकटाड का फुल फॉर्म आप जानते रहिए, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। किसने सुझाव दिया कि हर किसी व्यक्ति का विशिष्ट रक्त समूह होता है? ऐसा किसने बताया कि हर व्यक्ति का विशिष्ट रक्त समूह होता है? इसमें आप बता सकते हैं लुई पास्चर है या लैंडस्टीनर है या मेडल है या डार्विन है ना। तो देखिए एक कार्ल लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट रहे जिन्होंने बताया कि हर व्यक्ति का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है। आप इसके बारे में साइंस में डिटेल में पढ़ेंगे। ए वर्ग ग्रुप होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है ना। तो जो रक्त समूह का वर्ग है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया? लैंडस्टीनर के द्वारा, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा, है ना। देखिए लुई पास्चर जो है वो फर्मेंटेशन से जुड़े हैं, मेंडल जो है वो आनुवांशिकता से जुड़े हैं, आनुवांशिकता से मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षणों की वंशागति होती है उन सबसे संबंधित है। डार्विन भी इन्हीं सबसे जुड़े हैं, है ना। तो लैंडस्टीनर जो है वो विशिष्ट रक्त समूह से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोफिया किस देश की राजधानी है? सोफिया, सोफिया जो है वो बुल्गारिया की राजधानी है, ठीक है। सोफिया कहां की राजधानी है? बुल्गारिया की राजधानी है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है? कौन सा अनुच्छेद क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? बताइए। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 72। चलिए, सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है। सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सदस्यों की सेवा करना, अधिक धन जुटाना, अधिक लाभ कमाना या उत्पादन बढ़ाना। तो जो मूल सहकारी समिति का जो प्राथमिक उद्देश्य है उसमें जितने भी समिति के मेंबर हैं उनकी सेवा करना, है ना। सहकारी समिति बनती ही इसी है कि मिल करके आपस में सेवा करना। तो सहकारी समिति का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? सदस्यों की सेवा करना, जितने भी मेंबर हैं। साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? सर्ट इन, DRDO, रा, NIA।
बताइए, इसमें से जो सर्ट इन है, सर्ट इन जो है साइबर सुरक्षा से जुड़ी हुई संस्था है। ये कंप्यूटर इमरजेंसी से संबंधित है और ये इंडिया की संस्था है जो कि कंप्यूटर पे होने वाले अटैक की स्थिति में, कंप्यूटर पे होने वाले साइबर हमलों से ये संस्था जो है मतलब आगाह कराती है और उसके संदर्भ में बहुत सारी और फॉर्मेलिटीज पूरा करती है। और डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये रक्षा से संबंधित है ना, रक्षा से संबंधित है। डिफेंस रिसर्च मतलब रक्षा के बारे में जो खोज होती है उससे संबंधित है। और रा जो है वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बोलते हैं इसको, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये जो है जासूसी संस्था है ना। और एनआईए जो है ये राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है, ठीक है। और ये खोज करती है तमाम अपराधों पे, है ना। तो आप यहाँ पे जानेंगे साइबर सुरक्षा से संबंधित कौन सी संस्था जिम्मेदार है, तो वो सर्ट इन है ना, इंडियन संस्था है जो कि कंप्यूटर पे हुए साइबर हमलों से संबंधित तमाम चीजों की निगरानी करती है। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं और आपको ये बताना है कि आज की क्लास कैसे लगी। ये पहले हो चुका है, फरवरी 2026 में भारत का मड वोल्केनो में विस्फोट कहाँ हुआ, तो मड वोल्केनो आपको बताया गया है, फिर से बता देते हैं। मड वोल्केनो क्या है? देखिए, सामान्य तौर पे ज्वालामुखी उद्गार होता है। जैसे मान लीजिए धरती के अंदर बहुत सारा प्रेशर है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, जिसकी वजह से वो कहीं से भूपर्पटी ऐसे फूट गई, फूट जाने के बाद इसमें से अंदर से तमाम लावा निकलता है, पिघला हुआ फार्म में निकलता है ना। तो ये तो ज्वालामुखी हो गया। लेकिन इसी के जैसा ठीक कहीं पे ज्वालामुखी न होकर के लावा नहीं निकलता, उसमें से निकलेगा कीचड़, पानी और तमाम गैसें, है ना। जहां पे ये घटना घटती है कि ज्वालामुखी फटे लेकिन उसमें से कीचड़ निकले, पानी निकले, गैस निकले, वो अंदर बहुत अधिक दबाव की वजह से ऐसा होता है, तो वहां पे मड वोल्केनो होता है। और मड वोल्केनो अपने यहाँ अंडमान द्वीप में और गुजरात के कच्छ में, ठीक है, यहाँ पे ये मड वोल्केनो की घटना होती है। और अभी हाल में अंडमान द्वीप में हुआ था, जिसी के नाते ये चर्चा में। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। इजाजत दीजिए, नमस्कार। और आपकी ये क्लास कैसे लगी जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। और आपके सुझाव, आपके कमेंट्स हम बारी से देखेंगे और उस पे एक्टिव होने का, उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।